साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि IAS को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगनिक बघेल है और मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा 2017 में ऑल इंडिया रैंक 340 मैंने प्राप्त करी। उसके आधार पे मुझे भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज मिली है और रिसेंटली मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में और उसके बाद फिर मैं अपनी फॉर्मल अकेडमी में मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी। आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है और अराउंड 90-95 डेज अभी रह गए हैं। तो हम जो सेशन करेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स बताऊंगा करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सवाल कैसे बनाए जा रहे हैं यूपीएससी के पेपर में पिछले 2-3 सालों में और वो सवाल कैसे सॉल्व होंगे, तो प्रैक्टिकली हम वो करेंगे। तो उसके लिए अब जो प्रोसेस है वो ये है कि मैं पीडीएफ आपको प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाऊंगा यहाँ पे और हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। तो लाइट्स अब थोड़ी डिम हो जाएंगी और हमारा पूरा अटेंशन जो होगा वो पीडीएफ के ऊपर होगा, ठीक है। अब ये मैंने एक उठाया है हिंदी से, ये कुरुक्षेत्र का है, ठीक है, ये योजना का नहीं है। कैसे पढ़ना है देखिए, हिंदी में दिखाता हूँ आपको। क्या है, राजमार्ग क्रांति की बात करी गई है, तो उसमें एक दो फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, जरूरी फैक्ट्स हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नचरी सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और क्या नीचे दे रखा है? और नीचे देखा, भारत का सबसे लंबा पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ डोला सदिया। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहे होंगे देश में, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा अगर बनेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता, आप तरह तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फिर गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। दे रखा है, देखो बड़ा बड़ा इसमें बार बार दे रखा है, भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं उसको, ठीक है चांसेस सवाल बनने की। जम्मू कश्मीर वाली जो है वो है भारतमाला कार्यक्रम। तो भारतमाला पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि इस पर शायद विशेष भी आया था एक राज्यसभा टीवी का, अगर याद हो तो। सागरमाला पे भी आया है, भारतमाला पे भी आया है, तो जब वो भी कवर कर रहे हैं मतलब वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इसमें देखो लक्ष्य दे रखा, कार्यक्रम का लक्ष्य जो है 50 आर्थिक गलियारे, फीडर और अंतर गलियारे, सीमावर्ती, तटीय और बंदरगाह। पढ़ेंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है। सागरमाला देखो, सागरमाला भी लिखा है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जब आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़े तो कीवर्ड्स उठाएं उसमें से। हो सकता है कि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा हो, नहीं कर रखा है तो विकिपीडिया या गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिए कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, वो क्या क्या है। ये आपका इंडेक्स की तरह यूज होना चाहिए। योजना कुरुक्षेत्र को इंडेक्स की तरह यूज करेंगे। इंडेक्स समझते हैं ना, इंडेक्स में टॉपिक्स के नाम दे रखे होते हैं, तो इसके अंदर आर्टिकल्स में टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं जो आपको मिस नहीं करना। अगर सागरमाला लिखा है लेकिन आपको कोई होश नहीं है कि सागरमाला जैसी चीज क्या होती है, तो आप उसको पढ़ें, उसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देखो कुछ कहा गया है कि भारतमाला कार्यक्रम के तहत कुल लगभग 66,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में इतने लाख वाक पे जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक बार क्या जो किलोमीटर वाइज है वो मनी वाइज कितना एलोकेशन हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मनरेगा में इस साल बजट में कितना गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये पता होना जरूरी है कि मनरेगा है क्या, है ना, या मनरेगा के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। समझ रहे, जैसे आप वो अभी कौन सी नई योजना, किसान योजना करके जो आई थी बजट में, हाँ, किसान सम्मान निधि आई थी, उसमें क्या कहा गया था, एक अच्छा एडिटोरियल आया था तो बता देता हूँ। उसमें क्या कहा गया था कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना, कितने, तीन किस्तों में जाएंगे, तो 2,000 की किस्त बनेगी, 4 महीने में 2,000 रुपये, तो 4 महीने में 2,000 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए मनरेगा, और ये किसको मिलेंगे? केवल 2.5 एकड़, 5 एकड़ तक, 2 से 5 एकड़ की 2 हेक्टेयर, 5 एकड़ से कम ना, तो केवल स्मॉल फार्मर को दिया जाएगा, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को, उसके अलावा नहीं दिया जाएगा। जिस किसान या किसी व्यक्ति के पास अगर जमीन नहीं है तो वो इसका लाभदारी नहीं होगा, ठीक है। कोई लेबर है तो वो लाभदारी नहीं है, कोई शहर में है, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है तो फैक्ट्री में, उसको नहीं मिलेगा फायदा, ठीक है। अब आपकी मनरेगा है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हमने इंटरव्यू में भी पूछा था ये, ठीक है।
तो मनरेगा में क्या होता है, आपका 100 दिन का गारंटीड रोजगार होता है आपको, और कोई कंडीशन नहीं है, आप करना चाहते हैं, अडल्ट हैं तो आप अनस्किल्ड लेबर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जमीन वमीन होनी चाहिए, है ना, 100 दिन का मिलना चाहिए आपको। और ये जो वेज होती है आपका स्टेट डिसाइड करता है कितनी वेज होती है, लेकिन आजकल तो वेजेस बहुत बढ़ गई हैं। दिल्ली में तो ऑलमोस्ट 400 सवा 400 के आसपास करीब पहुंच चुकी हैं, और हर स्टेट में कम से कम 150 तो है ही, 150 रुपये प्रतिदिन तो है ही, उससे कम तो नहीं है, मिनिमम मान के चल रहे हैं। 150 के हिसाब से भी मानोगे अगर, तो एक महीने में यानी 30 दिन में कितना हुआ, 4500 रुपये हुआ, है ना। और ये तो 100 दिन का मिलेगा। तो जब एक महीने में 4500 वो यहाँ से कमा रहा है, तो करीब नई योजना बनानी थी, माना चलो 2000 ऊपर से मिल रहे हैं वो, लेकिन एक तो 3 महीने में मिल रहे हैं, 4 महीने में मिल रहे हैं, एक तो 4 महीने में मिल रहे हैं ना, तो कितना 500 रुपये पर महीना ऐड हुआ। तो ये किस तरह की योजना हुई जो केवल 500 रुपये और दे रही है इनको। इससे अच्छा तो इसी में वेज बढ़ा देते, कुछ बड़ा हो जाता। मतलब अगर क्रिटिकली एनालाइज करें आप यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, तो उस योजना में कोई बहुत महान काम नहीं किया उन्होंने 500 रुपये ऊपर देके। आपको भी पता है एक महीने में 500 रुपये कुछ नहीं होता है, आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुछ नहीं होगा 500 रुपये, होगा क्या, ये होगा ना। तो ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो ये मैंने केवल इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे अभी याद आया, अभी एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा था। तो किसान योजना जैसे आई है अभी, तो उस पर सवाल बनने के, बजट जैसे जो है, बजट को ढंग से पढ़ के जाएंगे। बजट के अंदर जो हमारे वित्त मंत्री की स्पीच होती है उसको पढ़ेंगे, आपसे पूरा बजट नहीं पढ़ेंगे कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में गया है। स्पीच के अंदर वित्त मंत्री ढंग से बता देते हैं कि सरकार की मेजर प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन सी नई योजनाएं चालू करी हैं। आयुष्मान भारत हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, या आपका किसान हो गया, या आपकी लेबर को लेके एक पेंशन स्कीम भी लॉन्च करी गई है अभी, क्या नाम है उसका, श्रम योगी मान, है ना, मानधन, और वो है। और इनकम टैक्स को लेके अभी टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया गया है ना। तो ये जो मेजर चेंजेस होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, और जो कि इस बार आया नहीं है, पिछली बार कई आपके लिए रेलिवेंट है, और बजट वो आपको पढ़ने हैं। वो करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, लेकिन एक तरीके से करंट अफेयर का ही पार्ट हुआ वो, लेकिन वो बजट का है, तो आपको वो भी पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें चलिए नीचे, और ये देखो एक ये लाइन में कुछ दे रखा है, रोल ऑन रोल ऑफ सेवा, रोरो सेवा कहते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ये चालू करी गई है अभी, और ये वाटरवे जो हमारे बना रहे हैं उस पर ये सब कुछ हम चला रहे हैं, ठीक है। स्थानीय वस्तु को ढुलाई का बेहद असरा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर रोरो सुविधा जो है धुबरी और इसके बीच चल रही है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, रोरो सर्विस सुना है ना सबने, जिसने नहीं सुना वो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ देखो NHIA जो है उसके बारे में कहा गया, हरित राजमार्ग विभाग, तो ये इस पे सवाल एक बार शायद पहले भी आया हुआ है। ग्रीन हाईवे करके पॉलिसी है एक, ग्रीन हाईवे पॉलिसी के अंदर क्या है, ये लोग 2.5 लाख पौधे रोपे ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग हरे भरे प्रदूषण मुक्त रहे। तो ये ग्रीन हाईवे पॉलिसी है जो आपकी, वो दे रखी है इसके अंदर। तो इस पर सवाल बन सकता है। एक सवाल आया था ग्रीन इंडिया मिशन को लेके आया था सवाल, 2017 या 16 में था, नीचे है, इस पर दिखाएंगे अभी। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। अब ये क्या एनवायरनमेंट के भी नहीं है ना, ये सीधे सीधे आपकी पॉलिसी की या गवर्नेंस के है, लेकिन हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज रहता है न्यूज़ में, सबके लिए है दिक्कत भरी बात, ठीक है। ग्लेशियर में से ज़्यादा पानी जो है बढ़ बढ़ के मेल्ट होके आ रहा है, तो कोस्टल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके डूबने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इन सारी बातों को याद रख के ऐसी चीज़ें, ये तो पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सवाल क्या बनेगा, तो सवाल वो इससे जोड़ के ऐसा कुछ बना देंगे कि ठीक है हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं जिससे जो है वर्षा का संतुलन बना रहे, और फ्लड वगैरह जो है वो कम हो, और CO2 जो है वो कम हो, है ना। स्वच्छता पखवाड़ा पता है सबको, देखो मेंशन किया हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा, ये सारी की टर्म्स हैं, ये पता होने चाहिए आपको। फिर ये देखो नवीकरणीय ऊर्जा योजना करके जो है, योजना नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेके हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मिशन है, उसमें दे रखा है इसके अंदर। देश की पवन ऊर्जा क्षमता 31 मार्च 2018 को कुछ 34,000 मेगावाट थी, और यह पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का चौथा प्रमुख देश बन चुका था, ठीक है। अब लेटेस्ट देखना क्या है, चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। भारत की बात चल रही है, ठीक है। बायोमास को लेके कुछ चल रहा है, 2030 तक अपने कुल विद्युत उत्पादन का 40%, है ना। ये क्या INDC में दे रखा था, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उसके अंदर। अगर पढ़े होंगे जो 3-4 जो हमारे पेरिस क्लाइमेट डील के जो INDC हमने घोषित करे हैं,
है ना, उसमें से एक ये है 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। देखो वो यहीं पे मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना मेंशन करी हुई है, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, कुछ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो ये जो जो इसमें दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन मिशन क्या है? जो अर्बन जो जो सुविधाएं हैं वो गाँवों के अंदर पहुंचाना, उसके लिए डेवलपमेंट करने का मतलब पैकेज डील है, एक तरीके से पैकेज योजना है। ठीक है, ग्राम सड़क योजना है, कृषि सिंचाई योजना है। कृषि सिंचाई के अंदर लघु सिंचाई की बात करी जाती है, तो ये ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, वो सब। ठीक है, देखो ये कितना पुराना है राष्ट्रीय ये मनरेगा, लेकिन अभी भी इसके बारे में आर्टिकल आते इस वजह से हैं क्योंकि पॉलिटिक्स हटा के देखें तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को, काफ़ी लोगों को यही रोजगार देता है ना। तो इस वजह से इसको इसके बारे में पता होना, आपको कल को जाके पोस्टिंग होगी तो इस पर डिबेट बाद में होगा कि ये बीजेपी का काम है, यूपी का काम है, अच्छा है, बेकार है। आपका काम ये होगा कि आप वहाँ जाके इंश्योर करें कि काम ढंग से चल रहा है ना। आपका काम ये होगा कि जिन लोगों ने जितने दिन का काम किया है उनको उनकी मिलना चाहिए, रोज के रोज मिलना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, जैसा भी है उनका। ठीक है, आपका काम होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट ढंग से चलें, करप्शन ना हो इनके अंदर, मास्टर रोल में नाम है नाम नहीं है, सारा चेकिंग वगैरह आपको करना है। तो इस वजह से इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्या क्या काम होता है। देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है, खाइयाँ और कंटूर बंधों का निर्माण, खेतों में मेड़ लगाने, ठीक है, मिट्टी के बांध एक्सेट्रा वगैरह वो सब। ई नाम प्रक्रिया है, जैसे ई नाम प्रक्रिया सबको पता है, क्योंकि किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है सरकार का 2022 तक। तो उसके लिए जितने रिफॉर्म चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ये है कि हम किसानों को और ज़्यादा मंडियों से जोड़ने के लिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दें, ताकि वो होलसेल अपना जो सामान है बेच सकें, पूरे देश में जितने 885 कुछ मंडियाँ हैं जो जोड़ के वहाँ बेच सकें। ठीक है, और कुछ छोटे किसान जो होते हैं जो मंडियों तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है, उनके लिए वो बजट में कुछ था कि वो जो ग्रामीण जो हाट होती हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, कुछ 22,000 वो बनाएंगे, है ना, उस तरह की चीज़। तो ये सारा आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, ये देखो ये दे रखा है, लघु और सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए 2018-19 के बजट में मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई नाम से जोड़ा तथा एपीएमसी के विनियम से छूट प्राप्त किए ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ता एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा, जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, क्लियरली इसमें मेंशन है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, करना है आपको। भारतमाला परियोजना है, देखो उसके बारे में दे रखा है। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वही सब बता रखा है कैसे कैसे, पूरे साफ साफ बता रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। आयुष्मान भारत है, जैसे आयुष्मान भारत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। इसके अंदर देखो पूरी मुख्य विशेषता यहाँ दे रखी हैं। लगभग 50 करोड़ लोगों को संरक्षण देगा, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को गरीब, आर्थिक एवं कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, जिनकी पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसके थ्रू करी जाएगी, और बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, प्राइमरी में नहीं होगा, है ना। जो भर्ती है उसको लाभ मिलेगा। प्रस्तावित लाभ का कवरेज कितना है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ग, लगभग 40% आबादी कवर है। अस्पताल में भर्ती के बाद जो है इलाज जो है शामिल होगा। ठीक है, पूरे इसमें क्लियरली दे रखे हैं। उसके बावजूद अगर आपको नहीं पता है तो फिर गलती आपकी है, करके जाना है, ये सब छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब थोड़े सवाल देख लेते हैं एक बार, किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि योजना कुरुक्षेत्र करनी है कवर। एक मैगजीन तो आप कवर कर ही लोगे कोई सी भी, ठीक है, एक तो पढ़नी है आपको। क्लास नोट्स आपके हो गए। राज्यसभा टीवी पीआईबी फॉलो करने जिम्मेदारी आपकी है, आपको करना है, याद देखना देख लीजिए, कंपैरिजन करने कंपैरिजन कर लीजिए। अब मैं आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सवाल किस तरह के आ रहे हैं, उसे सॉल्व कैसे करना है और कहाँ से बन के आ रहे हैं, थोड़ा ये देखेंगे तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अभी तक तो सब क्लियर ही है ना। एक बार अभी सवालों पर नजर डालते हैं। तो ये पहले कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। ये सवाल ये है आपका एनवायरनमेंट के हैं, 2016 के हैं, हाँ 2016 के हैं, 2016-2017 के एनवायरनमेंट के हैं ये। और नीचे मेरे पास ये है 2018 वाला पेपर है पूरा, ये 2018 वाला पेपर सबसे टेक्निकल पेपर यही आया है अभी काफ़ी सालों के अंदर। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आई, तो इसके कुछ
शुरुआत के जो 40-50 सवाल एक बार वो भी देख लेंगे कैसे आए हैं। मैक्सिमम करंट अफेयर्स में से ही आया, और करंट अफेयर भी वैसा है, न्यूज़ बेस्ड है, डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वही देखते हैं, चलो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहला सवाल जो है वो आपका कुछ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गवर्नमेंट, ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल था। ठीक है, अक्सर आता नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, आ गया ये। अब इस तरह का सवाल अगर आपको चमके तो करिए, वरना इसको छोड़ दीजिए, इसमें रिस्क लेना कोई पॉइंट नहीं है। इसके अंदर पूछा भी ऐसा गया है ना, गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कुछ इस तरह के हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। याद है सबको, पेपर देखा है समय 2018 का? ठीक है, तुम अगर मैं शायद पूरा सवाल ना भी पढ़ूँ तो समझ में आएगा सवाल कौन सा चल रहा है। ठीक है, बता भी दिया करूंगा, इसको हम कर नहीं रहे इसलिए बता नहीं रहा, जो करेंगे उसका ढंग से बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल तो वो हुआ जो आपको अगर कॉन्फिडेंट है, आता है तो करिए, नहीं आता तो उसको छोड़ देंगे, तो ये इस कैटेगरी में आएगा। मिटा दिया मैंने, जो वो आखिरी में कुछ सवाल छोड़ने हैं ना, ये उस कैटेगरी में आएगा, इसमें रिस्क लेना कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सीधे पॉलिटिकल सवाल है, इसको नहीं करेंगे। ये सवाल देखो तीसरा वाला, इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग, अरीका नट, कॉफ़ी, मूंगफली, हल्दी, जौ, फिंगर मिलेट और ये सिसमम। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें दे दी। सवाल ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसने एमएसपी अनाउंस करी है, इनमें से किसके ऊपर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ी हम बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है एमएसपी रहता है न्यूज़ में तो ये न्यूज़ बेस्ड है डेफिनेटली, लेकिन ये कोई करंट अफेयर का सवाल नहीं है, ये बस न्यूज़ बेस्ड है ना, ये आपका इकोनॉमी का सवाल है कि आप सोचें कि इकोनॉमी पढ़ूंगा उसके अंदर पूरा, ऐसे तो इकोनॉमी बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये आपको कॉमन सेंस ला के सॉल्व करना है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, इस पूरे पेपर के अंदर ना ऐसा लगेगा आपको कि इतना टफ पेपर है, मैं कैसी छोटी बात कर रहा हूँ, लेकिन माने ना माने यूपीएससी के सिविल के पेपर के अंदर आपका कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, आपको लगाना ही, आपका आईक्यू, कॉमन सेंस और आप एग्जाम हॉल में कितने अलर्ट हैं, उसी के बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कोई बताओ। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो दिमाग लगाया वो लगाया कि जो कॉस्टली होता है, जो बिकता है मार्केट रिटेल प्राइस अगर थोड़ी बहुत पता होगी तो इसमें से सबसे जो कॉस्टली है वो कॉफ़ी है ना, बाकी से कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल, तो वो इन्होंने एलिमिनेट किया। तो तीसरा इन्होंने एलिमिनेट किया, तो ढंग से अगर आप देखें तो तीसरा यहाँ है और यहाँ है, तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तो इसका बी आया, इसका बी ही आंसर है ना। लेकिन इसके अंदर उनका एप्लीकेशन जो किया एकदम ठीक है। और इसमें क्या सोच सकते हैं हम, एमएसपी जो दी जाती है किसको दी जाती है, किसानों को दी जाती है, प्लांटेशन वालों को दी जाती है एमएसपी। एमएसपी का पॉइंट, एमएसपी होती क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दी जाती है, एफसीआई जाके कुछ सामान जो है प्रोक्यूर करेगा किसान से। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर दाम जो है उस दाम से नीचे जाएगा तो एमएसपी पे प्रोक्यूर करने की जिम्मेदारी एफसीआई की होगी। ठीक है, लेकिन क्या वो प्लांटेशन वालों की जिम्मेदारी ले रहा है, प्लांटेशन की जिम्मेदारी नहीं लेता एफसीआई। सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो वो केवल एक लिमिटेड तबके तक का ही जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई स्कीम होगी तो वो टारगेटेड स्कीम ही, जैसे पीडीएस भी टारगेटेड है। अब अगर मैं काबिल हूं तो मुझे नहीं मिलेगा वो 2-3 1 रुपए में अनाज या जो भी मिल रहा है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो वही लॉजिक है, अरीका नट और कॉफी प्लांटेशन वाली क्रॉप है दोनों, इस पे एमएसपी नहीं मिलेगी, तो आप ये दोनों हटा दो तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, कूल, आगे बढ़े। तो ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा, इसके अंदर आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरा पर्पस क्या है बताने का, एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊंगा वो सारे सवाल जो करंट अफेयर्स के दिखते हैं लेकिन है न्यूज़ बेस्ड, और उनको सॉल्व हम कैसे करेंगे। टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ एलिमिनेशन वाली। ठीक है, समझ के क्लियर है। फिर एक सवाल आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है। इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्होंने पूछी, क्या पखुई। ठीक है, अरुणाचल इसका जवाब है। सवाल इसलिए बना था, चाइना को दिक्कत होती है जब हमारे कुछ मंत्री या नेता या प्रधानमंत्री अरुणाचल में जाते हैं, और वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो बार बार अपने मीडिया चैनलों के अंदर कभी अरुणाचल को हमेशा अपना ही पार्ट दिखाते थे।
है ना, तो उसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अरुणाचल था। तो ये है आपका न्यूज़ बेस्ड लेकिन ज्योग्राफी का सवाल। दलाई लामा, सही कह रहे हैं एकदम। तो जो भी विजिट कर रहा है, चाइना को दिक्कत होती है, वो पोर्शन हाईलाइट हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश से हाईलाइट हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश अगर किसी ने देखा हो मैप में, आपको यही करना है, आप देखो उठा के कहाँ कहाँ पे मेजर न्यूज़ जो है ना, अगर आप भारत का मैप उठा के उसको पॉइंट डाउन करो कहाँ कहाँ पे मेजर इवेंट चल रहे हैं। जैसे सबरीमाला चल रहा है ना, केरला में से सवाल बनने की है पॉसिबिलिटी, वहाँ का देख लो ज्योग्राफी में, वहाँ की कौन सी आपके नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कौन सी हिल्स हैं, क्या हैं, ठीक है, वेम्बनाड लेक है, उसमें कौन सी नदी ड्रेन होती है, केरला जैसे ये हो गया, ठीक है। जो जो मेजर इवेंट है वो आपको पता होने चाहिए। अभी कुंभ हुआ है प्रयागराज में, तो आपको पता होना चाहिए गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी आ रही हैं, कौन सी राइट बैंक है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, ठीक है। ये ऐसे आप प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पढ़ने का तरीका है। तो ये सवाल इसलिए आया है। फिर ये देखो, ये सवाल है पीएसएलवी का कि ये इंडिया की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, उस पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट पहला क्या है कि जो पीएसएलवी जो होता है वो यूज़ किया जाता है पृथ्वी के जो रिसोर्स मॉनिटरिंग होती है, मतलब कि कहाँ पे कौन सा लेक है, कहाँ पे कौन सा मेटल है, एलिमेंट है, तो रिसोर्स उसको मॉनिटरिंग कहते हैं। जबकि जो जीएसएलवी होता है वो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कि जैसे फ़ोन वोन यूज़ कर रहे हैं, नेट वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारी रेज वगैरह का ट्रांसमिशन है वो। तो पीएसएलवी रिसोर्स के लिए, जीएसएलवी कम्युनिकेशन के लिए। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी। जो पीएसएलवी के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, पहली चीज तो पीएसएलवी जीएसएलवी को पता है आपको क्या है? क्या है? लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट नहीं है, रॉकेट है ये, ठीक है। सैटेलाइट तो छोटी सी होती है, ये तो आपका जैसे आप ये मान के चलिए सैटेलाइट है आपकी लगेज यानी कि सूटकेस, और ये है आपकी गाड़ियां, ठीक है। एक है मारुति, एक है i10, ठीक है। तो ये दो गाड़ियां हैं, है ना, दोनों अलग अलग यूज होती हैं कि एक थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो वो बड़ा सूटकेस ले जा सकती है, एक छोटी है वो पलट जाएगी, बड़ा डालोगे तो वो छोटा लेके जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो पीएसएलवी है उससे जो सैटेलाइट लगाई जाती है वो परमानेंटली एक ही जगह रहेगी जब देखेंगे तो, ठीक है। तो इसका आपको ये लॉजिक लगाना है कि पीएसएलवी क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तो जो पोल पे है वो पोल टू पोल जाएगी ना इस तरीके से, तो वो एक जगह कैसे टिकेगी? एक जगह टिकेगी नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ये स्टेटमेंट हुआ गलत, तो कौन सा गलत हुआ? ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब बचा तीसरा और बचा एक, ठीक है। तो या तो पहला ठीक है या आखिरी ठीक है। आखिरी में क्या गया है? पहला तो जो है, पहला वाला हमें लग रहा है ठीक होगा, ठीक है, लेकिन एक बार तीसरा ही पढ़ लेते हैं। तीसरे में क्या लिखा है? जो मार्क 3 जीएसएलवी मार्क 3 है वो 4 स्टेज का रॉकेट है, जिसके पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर है और सेकंड और चौथे स्टेज के अंदर लिक्विड रॉकेट इंजन है, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। मार्क 3 का मतलब ये 3 इंजन का, ये 3 इंजन है इसके अंदर, ठीक है। पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो गई वो है कि क्रायोजेनिक इंजन जो हमने बनाया है अपना, जो तीसरे स्टेज में जाके आता है। तो ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। पहला वाला ठीक है, आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से आपको ये एलिमिनेट कर, ये काफी इजी पॉइंट है। अगर ये एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों को चूज करते, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑप्शन भी क्या है, ए और 3, यही ऑप्शन है 2 एलिमिनेट करने के बाद। तो या तो आप ये चूज करेंगे या ये चूज करेंगे। तो एक रूल और सुन लो। पहला रूल क्या था? जितने एलिमिनेट कर सको एलिमिनेट करो। दूसरा क्या था? सारे बटोर लो। लेकिन अगर सारे नहीं बटोर पा रहे हो तो वो चूज करना जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है ना, समझ गए। वो अगर इस ऐसा केस है कि या तो 1 चूज करेंगे या 3 चूज करेंगे, तो इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट 1 है। 3 क्लियर नहीं है, 4 स्टेज का रॉकेट नहीं होता है और उसमें क्रायोजेनिक नहीं दे रखा है। थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा, ठीक है। अब ये एक सवाल है, 4 उन्होंने आइटम दे दिए और ये पूछा है कि कौन से आइटम इसमें से जीएसटी के अंदर उसमें रेट नहीं लगती है, मतलब टैक्स नहीं लगता। सीरियल यानी कि जो आपके ये होते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं, चिकन एग्स यानी कि अंडे उबले हुए कुक्ड, और प्रोसेस्ड फिश, ठीक है।
और तीसरा चौथा क्या है, न्यूज़पेपर कंटेनिंग ऐड, यानी कि अखबार जिसमें कि ऐड हो। अब ये वो सवाल है जिसका कोई पॉइंट नहीं है करने का। किसी का सही हुआ था या किसी को पता है कैसे करेंगे ये? हम में से कोई नहीं बैठा है, आपका ठीक हुआ था ये? हम्म हम्म हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा आपने सोचा था ये। तो ये जो है, ये आपका ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्क लेने लायक सवाल है नहीं, क्योंकि ये लॉजिक ऐसे नहीं होता गवर्नमेंट का। जीएसटी लगाने का जो लॉजिक है वो ऐसा नहीं होता, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि किसको एग्जेम्प्ट करना है, किसको एग्जेम्प्ट नहीं करना है ना। तो इस वजह से ऐसा यदि सवाल आए जो एकदम ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है कि कौन सी, क्योंकि 4 तरह की रेट है जीएसटी के अंदर, अब कौन सी रेट में आ रहा है, तो उसमें ये होगा कि आप छोड़ दें ज़बरदस्ती उसको, फालतू में उसमें रिस्क ना लें। ठीक है, फिर ये सवाल देखो, बर्ड, चिड़िया, बारिश, बहती धूल और हवा, विंड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से चारों में से कौन से पौधे की बीमारियां, यानी कि प्लांट डिजीजेस को फैलाने का एजेंट के जैसे काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें से किसी को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब एलिमिनेट तो तब करोगे जब थोड़ा कुछ लॉजिक होगा एलिमिनेट करने के लिए। कुछ लॉजिक बन रहा है एलिमिनेट करने का? कोई लॉजिक नहीं बन रहा, तो उसमें आप सीधे सीधे ऑल ऑफ द अबव यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, ये है आपका साइंस का सवाल। साइंस, थोड़ा बहुत साइंस है, थोड़ा बहुत आपका बायोलॉजी टाइप वैसा सवाल है। साइंस के टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव ही करेंगे अपन। ठीक है, एक सवाल और आया था नीचे 3D प्रिंटिंग का, क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, वो भी दिखाता हूं अभी। इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में हमेशा क्या होता है कि देर थोड़ी गुंजाइश रहती है कि कहीं ना कहीं मे बी लैब में या थ्योरेटिकली वो चीज़ पॉसिबल है, तो हम लोग भले नहीं सोच पा रहे लेकिन साइंटिफिकली वो पॉसिबल है। तो साइंस वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा इट इज़ बेनिफिशियल कि आप उसको ऑल ऑफ द अबव करें अगर है तो। ठीक है, इसमें किसी को भी एलिमिनेट करना मुश्किल है, तो हम इसमें सीधे सीधे ऑल ऑफ द अबव करेंगे। अब मैंने कहा है कि 3D प्रिंटिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, एक बार वो भी देख लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये सवाल है देखो 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग जो है उसके एप्लीकेशन किस किस चीज़ों को बनाने में होते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी आइटम, मतलब केक, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए उसमें काम हो सकता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक कार्स, मतलब कि बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करके आपको कोई डिवाइस, टेक्निकल डिवाइस या गाड़ी या मैकेनिकल डिवाइस बनानी है तो उसमें। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चौथा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि किसी का टिश्यू बनाना है, आर्टिफिशियल टिश्यू बनाना है तो वो। और पांचवा डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से क्या, इसमें सोचना ही नहीं है। 3D प्रिंटिंग है, सब में यूज हो सकता है, हमें नहीं पता, समझ रहे हो। इसमें दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना कि क्या नहीं हो सकता क्या। इसमें एलिमिनेट करोगे आप, नहीं कर सकते इसमें एलिमिनेट। आप में हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है साइंस के बारे में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना, इसमें सारे ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। साइंस के क्वेश्चंस में यूजुअली ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, अब ये सवाल है एक, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये जो है ये किसने चालू किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एपिडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो काम करती है सेक्रेटेरिएट के तौर पे इसका। और तीसरा है सिक्किम हैज बिकम फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। तीसरा तो हमें पता है, ठीक है, तीसरा है ट्रू। पहला वाला गलत है, बताओ क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कुछ फार्मिंग खेती बाड़ी से संबंधित है, उसका रूरल से क्या मतलब है? या तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से होगा या किसी और से होगा, रूरल से कोई मतलब ही नहीं है उसका। रूरल का मतलब ये थोड़ी होता है कि खेती बाड़ी होती है रूरल का मतलब, तो रूरल तो इसमें है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया तो 1 वाले गलत हो गए। अब बचा 3 और 2 एंड 3, तो कौन सा चूज करेंगे? 2 एंड 3 चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया?
क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है सवाल का सोल्यूशन यही होता, लेकिन दिस विल वर्क, मैक्सिमम टाइम इट विल वर्क। भले मुझे कुछ नहीं पता सेकंड के बारे में, मुझे ये पता है कि ये गलत है, ये ठीक है, तो बीच वाला भी पॉजिटिव मान के चलो, ठीक है। अब ये बचा, देखो अब ये कॉमन सेंस से सॉल्व होगा आपका तीसरा वाला। इसमें मैंने केवल CS लिखा है, ये आपका जनरल अवेयरनेस टाइप कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस का सवाल। क्वेश्चन को कभी क्वेश्चन से जज मत करो कि वो टफ है या इजी है, सवाल के ऑप्शन से जज करो। ऑप्शंस उसके ऐसे बनाए होंगे ना, आप कॉमन सेंस सॉल्व कर जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रोटोकॉल है, उसको अगर हम साइन करते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या उससे क्या होगा उसका, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो आ जाएंगे इसके अंदर। तीसरा है कंट्री जो होगा उसके पास इस बात का प्रिविलेज होगा कि वो यूरेनियम खरीद सकेगी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। और चौथा है कि वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। देखो ये दोनों तो साफ साफ गलत है। ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट बन जाएगी, हो ही नहीं सकता, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, बन ही नहीं पाए अभी तक, है ना। और यूरेनियम ले पाएंगे NSG से। NSG बना क्यों था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्यों बना था? इसका एक मेजर कारण ये भी था कि इंडिया ने जब अपने बम वो करे थे, न्यूक्लियर जब टेस्ट किए थे, तो ये बनाया गया था कि इजीली ऐसे न्यूक्लियर एलिमेंट या न्यूक्लियर मटेरियल किसी को ना मिल सके और वेपन की तरह यूज में ना ले सके। तो एक मेजर कारण ही इंडिया था। तो इंडिया कहाँ से NSG से ले लेगा? इंडिया के अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो केवल 3-4 जगह से इंडिया परचेज करता है यूरेनियम। कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया और कनाडा। कजाकिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस ऑर्डर में हम लेते हैं, बस ये 4 है। NSG से हम नहीं लेते, तो ये दोनों निकल गए। फिर बचा आपकी 2, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर आएंगे अंदर या मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमारा केवल डिफेंस के अंदर है और कहीं नहीं है, किसी के अंदर नहीं आता, वो हमारी खुद की सॉवरेन पावर है ना। हमारे पास ट्रायड है पूरा, हवा, जमीन, पानी। तो ये गलत हुआ, इसका होगा A। तो ये इस वजह से A बचा, तो A ठीक होगा। केवल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर एक सवाल ये है आपका 14th। इसमें पूछा गया है कि 6 कंट्रीज दे रखी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। अब ये पूछा गया कि एशियन नेशन, सबको पता है जो 10 एशियन कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया की, है ना। क्या 10 है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रूनी, फिलीपींस और क्या है, एक और बची ना, म्यांमार, बर्मा, ठीक है। तो ये 10 नेशंस का जो ग्रुप है, इसको एशियन कहते हैं, उसने इनमें से किस किस के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करा हुआ है। अब ये न्यूज में क्यों था पता है? 2 कारणों की वजह से। एक तो RCEP न्यूज में चल रहा था। RCEP पता है आपको? हाँ, जो हम लोग साइन करना चाह रहे हैं एशियन के साथ और आसपास की कंट्रीज के साथ, तो हम RCEP न्यूज में था, उसकी वजह से एशियन न्यूज में था। और दूसरा क्या था कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि हमारा और चाइना का ट्रेड इतना है और एशियन और चाइना का ट्रेड कितना है पता है आप लोगों को? ऑलमोस्ट $450 बिलियन। हमारा 84 है, एशियन चाइना का इतना है। थोड़ा समझ में आए कि ये कितना होता है तो मैं बता दूं कि अराउंड $422 बिलियन की पाकिस्तान की GDP है, ठीक है। उससे ज्यादा वो ट्रेड कर रहे हैं एशियन और चाइना। तो ये न्यूज में चल रहा था कि हमारे लिए एशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो चाइना से ट्रेड कर सकता है तो हम भी ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रेड संबंध तो एक तो कल्चरली हम उनसे लिंक्ड हैं, दूसरा ट्रेड संबंध बढ़ेंगे तो स्ट्रेटेजिकली इंडियन ओशन में हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, जो चाइना को रोकने में हमें लाभदायक साबित होगी। तो एशियन इस वजह से न्यूज में चल रहा था, तो ये सवाल उन्होंने पूछ लिया। अब इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ही ये सवाल सॉल्व होगा, वरना ये सवाल नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस किस के साथ इंडिया के एशियन के FTA है। तो भारत का तो है, इतना मुझे पता है, भारत का और एशिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो उससे क्या है, 1 वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन, यानी कि 4 सभी में सॉल्व नहीं होगा वो, ठीक है। ये 2 नेशंस हैं, कनाडा और USA, जो आपके वहां अटलांटिक ओशन के पास ऊपर पड़ते हैं।
और एशियन जो है आपका यहाँ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में है। इन दोनों के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। क्योंकि नोटिस करोगे ये सारी रीजनल कंट्रीज हैं एशियन की, लेकिन वो दोनों नहीं है। लेकिन ये वही लगा सकता है तो थोड़ा बहुत अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये सवाल छोड़ने लायक है। ये सवाल इतना करने के बाद भी, इतना सोचने के बाद भी इसमें रिस्क लेना का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इस सवाल को नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये है हार्ड फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन। देखो ये सवाल देखो, डिजिटल इंडिया पे है। क्या क्या मेन एम है डिजिटल इंडिया के? पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना। ठीक है, गलत। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की खुद की इंटरनेट कंपनी चाइना की तरह, तो गलत है। हमें कहाँ इंटरनेट कंपनीज बनानी है? हमारा डिजिटल इंडिया काम कुछ और है। डिजिटल इंडिया हमने क्यों लागू किया है? भारत नेट प्रोजेक्ट चले, गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं वो डिजिटली हम लोगों तक पहुंचा सके, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए है। इंटरनेट कंपनी बनाने के लिए थोड़ी है, प्राइवेटाइज थोड़ी करना है उस चीज़ को। तो ये आपका सीधे सीधे गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 ये गलत हो गया, तो ये हट गया, ये हट गया। या तो 3 है या 2 और 3, तो 3 तो ठीक हो ही गया क्योंकि दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं। कनेक्ट मोस्ट ऑफ आर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई। मैक्सिमम गाँव को इंटरनेट से जोड़ा जाए और वाईफाई स्कूलों में दिया जाए। ये सही है कि गलत है? सही है, तो ये इसमें हो गया ठीक। क्या भारत नेट के अंदर हो रहा है ना ये? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहा गया है, इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत हम एनकरेज करें मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर की हैं, ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको एनकरेज करें कि वो बिग डेटा को कलेक्ट करके डेटा सेंटर हमारे कंट्री के अंदर बनाए। मतलब वो जो बिग डेटा समझ रहे हैं आप लोग, जितना भी डेटा, जैसे बैंकिंग से संबंधित डेटा हो गया, या आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ हो गया है, आपका रहना, पोस्टल कोड, ठीक है, तरह तरह में जहाँ जहाँ आप पासवर्ड डाल रहे हैं, आपके पासवर्ड, हर ये सारा बिग डेटा होता है। जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे फोटोज, हमारे डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ दिस, ये सब एवरीथिंग इज बिग डेटा। तो वो बिग डेटा कलेक्ट करके खुद की कंपनीज बना के इंडिया में सेटअप करें। ऐसा कोई है एम डिजिटल इंडिया का? ऐसा कोई एम नहीं है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का एकदम डिफरेंट सर्विस सेंटर्ड एम है, लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया जाए, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम कंपनी उससे डील ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन करके क्वेश्चंस को देखना है। ये थोड़ा काम का लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? लग रहा है ठीक, यूजफुल लग रहा है ना? ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप सवालों को पेपर में। ठीक है, कितना टाइम लगाते हो पेपर सॉल्व करने में? मतलब अगर प्री में जाएंगे तो कितना टाइम लगता है? दिक्कत होती, कम पड़ता है टाइम? टाइम तो कम नहीं पड़ता ना किसी को, टाइम है ना? हाँ, नहीं छूटना नहीं चाहिए पेपर, छूट जाता है लोगों को थोड़ी दिक्कत, OMR भरी नहीं रह जाती है, लेकिन है ना? तो कोशिश करा करो जो राउंड 1 के अंदर 50-55 सवाल जो है ना, जो आपको पता है डेफिनेटली, उनका साथ के साथ भरते जाया करो। ठीक है, उनको नहीं छोड़ा करो। और कहीं डाउट लगे यार इसके अंदर, मे भी शायद चेंज करूंगा, आंसर चेंज करूंगी, तो उसको ना भरो, बस सेकंड राउंड वाले बाद में भरना। ठीक है, अब ये सवाल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सीधे सीधा ये क्या है? न्यूज बेस्ड है, ज्योग्राफी का सवाल, ज्योग्राफी से संबंधित न्यूज बेस्ड सवाल है। सवाल क्या है? ये कुछ शहर मेंशन कर रखे हैं और देश मेंशन किए हैं, और पूछा है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। शहर क्या है? अलेप्पो, किरकुक, मोसुल, मज़ार शरीफ। सीरिया, यमन, पैलेस्टीन, अफगानिस्तान। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान ठीक है, गलत है? मज़ार शरीफ तो ठीक है, डाउट है? ऐसे देखो, अफगानिस्तान के अंदर जब ये तालिबान के अगेंस्ट, जब अमेरिका ने वॉर ऑफ टेरर चालू किया था, वॉर अगेंस्ट टेरर चालू किया था, तो वो गोल्डन वो नेकलेस रोड नहीं बनाई थी उन्होंने, जो बनी नहीं आज तक। उसके अंदर 4 उन्होंने शहर जो थे जोड़े थे। 4 शहर क्या थे वो? या वही 4 शहर जो है, ये भी कह लो कि अफगानिस्तान के सबसे मेजर शहर है। एक तो उनकी राजधानी क्या? काबुल। फिर एक वो जहां से गांधारी आई थी, वो क्या है? कांधार। सही है, गलत क्या है उसके अंदर? एक क्या है? हेरात। और चौथा क्या था? मज़ार शरीफ। तो यही तो 4 शहर थे जो रहते हैं न्यूज में बस अफगानिस्तान में, इनके अलावा कोई शहर थोड़ी है।
ठीक है, तो ये वहाँ से दिमाग लगाना है आपको। तो ये तो हो गया ठीक। मोसुल पैलेस्टीन ठीक है कि गलत है? हाँ एग्जैक्टली, जब आईएसआईएस ने कब्जे में तो मोसुल ही लिया था ना, तो ये आपका गलत है। देखो सॉल्व हुआ, 3 गलत है तो ये गलत है, 4 सही है तो सॉल्व भी हो गया। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी हो। ठीक है, क्लियर है? अब ये सवाल आया क्यों था? वही आईएसआईएस की वजह से, है ना। ये सारा न्यूज़ में रहता है, मोसुल, एलेपो में, सीरिया में स्ट्राइक्स हुई थी ना बीच में। अब वो यूएस और रशिया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने पार्टीज को। ये जो आपका असाद था उसको आपका वो कौन, रशिया सपोर्ट कर रहा था, और जो रिबेल थे वहाँ के फाइटर्स उनको यूएस सपोर्ट कर रहा था। उस वजह से एलेपो रहता है। इनफैक्ट आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन कुछ और है, हमने अलग तरीके से सॉल्व किया। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि एलेपो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन सीरिया विच इज बीइंग डिवास्टेटेड इन द सिविल वॉर। इसने हमने एलेपो तक गए ही नहीं, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है सवाल को।